Hi guys, I hope you all are doing very well. Guys, in this video, we will be covering the next part of chapter number 10 on the name of the chapter is Working Capital Management, Cash and Funding Strategies. My name is C. Anshul Mittal and let's start this video. So guys, अभी तक जैसे हमने पढ़ा था कि हमने कैश की स्ट्रैटेजीज़ देखी थी कि कैश हमें कैसे कैसे निकालना होता है, ठीक है। हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट यूज़ करी थी, मैंने तुम्हें बैलेंस शीट से बताया था कि हम कैसे एस्टिमेटेड कैश निकाल सकते हैं कि फ्यूचर में हमें कितना चाहिए। तो ऐसे ही हमने कुछ कैश मैनेजमेंट मॉडल्स बनाए, मतलब मैंने नहीं बनाए, ऑफ कोर्स ऑथर ने बनाए हैं, कैश मैनेजमेंट मॉडल कि हाउ कैन यू मैनेज कैश. So cash management models are aimed at minimizing the total cost associated with the movement between a current account. Current account is basically like your bank account जहाँ से तुम पैसे विड्रॉ कर सकते हो. बेसिकली जैसे हर एक इंडिविजुअल के लिए सेविंग अकाउंट होता है, वैसे ही हर बिजनेसमैन के लिए वी हैव अ करंट अकाउंट. तो फॉर एवरी बिजनेसमैन, फॉर एवरी बिजनेस देयर इज़ करंट अकाउंट. और हम जो ये बुक्स बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ये बिजनेस की कर रहे हैं. हम इंडिविजुअल के लिए तो इंडिविजुअल की वर्किंग कैपिटल वगैरह तो होती ही नहीं है. अगर एक बंदा है, मैं नॉर्मल अपना घर चलाता हूँ, तो मेरी क्या वर्किंग कैपिटल होगी? वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर अ बिजनेस. तो बिजनेस के केस में जो बिजनेस अपने पैसे डिपॉजिट कराता है वो कराता है करंट अकाउंट में. तो जितनी भी पेमेंट होती है वो सारी करंट अकाउंट से होती है. बिजनेस का नॉर्मली सेविंग अकाउंट नहीं होता, बहुत कम होता है. तो एवरी बिजनेसमैन अपने बिजनेस के लिए करंट अकाउंट ओपन कराता है. तो इट इज़ लाइक कैश, एक तरह से कैश हेल्ड इन बैंक. नेक्स्ट आता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट. अब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स क्या होता है कि रादर देन पुटिंग मनी इन दी बैंक एज कैश इन बैंक, वो अपने उस पैसे को कहीं पे इन्वेस्ट कर देता है फॉर शॉर्ट टर्म. अब इन्वेस्टमेंट करना जैसे कि मैंने कहीं किसी कंपनी के शेयर्स परचेज कर लिए, ठीक है, या फिर मैंने लेट से कोई छोटे मोटे 2-3 हफ्ते के, महीने के बॉन्ड्स होते हैं, कई बॉन्ड्स में पैसे जमा करा लिए. सो दोज आर लाइक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट. सो द मॉडल इज डिवाइज टू आंसर द क्वेश्चन एट व्हाट पॉइंट द फंड शुड बी मूव्ड, कि कितने टाइम बाद हमें अपने फंड्स इन्वेस्टमेंट में डालने हैं या इन्वेस्टमेंट से निकालने, एंड हाउ मच शुड बी मूव्ड इन वन गो. कि लेट्स से अगर मैं बोलता हूँ कि आफ्टर एवरी 40 डेज, कि हर 40 डेज बाद मुझे अपने इन्वेस्टमेंट में लेट से मुझे 3 लाख, या इन डॉलर्स अगर मैं बात करूं, लेट से $3,000 की हर 40 डेज बाद मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है. सो दैट इज लाइक कैश मैनेजमेंट मॉडल. तो सबसे पहला जो मैनेजमेंट मॉडल दिया है दैट इज Baumol कैश मैनेजमेंट मॉडल. सो Baumol कैश मैनेजमेंट मॉडल, Baumol noted that cash balances are very similar to inventory level. जैसे हमने inventory level देखा था ना अपना फॉर्मूला, थोड़ा सा तुम्हें याद आ जाएगा, this 2 into this divide by this, कि हमारा एक ऑप्टिमम इन्वेंट्री लेवल क्या होना चाहिए, है ना. सो वो कहते हैं कि कैश बैलेंस भी एक तरह से इन्वेंट्री लेवल की तरह ही है. एंड ही डिवेलप्ड अ मॉडल बेस्ड ऑन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जो हमने EOQ पढ़ा था उसी के बेस में ही हैज़ डिवेलप्ड अ कैश मैनेजमेंट मॉडल. क्या क्या चीज़ें उसने अज्यूम की थी? पहली चीज़, कैश यूज्ड इज स्टेडी एंड प्रिडिक्टेबल, मतलब हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आगे कितना कैश हमें आने वाला है, कितने खर्चे होने वाले हैं. कैश इनफ्लोज आर नोन एंड रेगुलर, कि जितने भी कैश इनफ्लोज होंगे हमें पता है कि हर मंथ कितने पैसे आने हैं. डे टू डे कैश नीड्स आर फंडेड फ्रॉम करंट अकाउंट, के जितना भी हमारे खर्चे होंगे दोज आर डन फ्रॉम द करंट अकाउंट. हम कहीं से लोन लेके वो खर्चा नहीं करेंगे, करंट अकाउंट से खर्चा होगा. बफर कैश इज हेल्ड इन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, अगर हमें कुछ बफर कैश चाहिए कि मिनिमम कैश हमारे पास इतना होना चाहिए, तो वो हमने ऑलरेडी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में कराया हुआ है. तो इस मॉडल में बफर कैश का हम एज सच यूज़ नहीं करते. हम ये अज्यूम करते हैं कि बफर कैश जितना हमें चाहिए वो ऑलरेडी हमने इन्वेस्ट करके रखा हुआ है कि कभी भी ज़रूरत पड़ी हम वहाँ से निकाल लें. अब ये मॉडल का फॉर्मूला क्या है, फिर इसका क्वेश्चन करते हैं. ये फॉर्मूला जो है दैट इज़ काइंड ऑफ सेम एज जो हमने EOQ में पढ़ा था. सो दिस इज Q मीन्स हमारा अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड इन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, कि हमें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में कितने पैसे डालने हैं, दैट इज Q. सो द फॉर्मूला कैलकुलेट्स द अमाउंट ऑफ फंड्स टू इंजेक्ट इनटू करंट अकाउंट और टू ट्रांसफर इनटू इन्वेस्टमेंट, कि या तो इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफर करने हैं, करंट अकाउंट में कितने पैसे ट्रांसफर करने हैं. द फॉर्मूला इज सेम जैसा हमने EOQ में पढ़ा था. तो 2 into CO into D डिवाइड बाय CH. तो CO इज
ट्रांजैक्शन कॉस्ट, जैसे वहाँ पे हमारी होती थी ऑर्डरिंग कॉस्ट, यहाँ हो जाएगी ट्रांजैक्शन कॉस्ट। डी इज डिमांड ओवर कैश ओवर द पीरियड, के कैश की कितनी डिमांड आएगी ओवर द पीरियड, मतलब पूरे साल की या मंथ की या जो भी है। और सी एच मतलब होल्डिंग कॉस्ट, के कैश को अगर मैं होल्ड करता हूँ अपने पास, या कैश को अगर मैं होल्ड करता हूँ लेट्स से अपने करंट अकाउंट में, या कैश को मैं होल्ड करता हूँ इन्वेस्टमेंट में, तो क्या उसकी कॉस्ट होगी। ठीक है, सो दैट इज कॉस्ट ऑफ होल्डिंग कैश, या एक तरह से इसको हम बोल सकते हैं इंटरेस्ट लॉस। अगर मैं कैश को होल्ड करता हूँ तो मेरा इतना इंटरेस्ट लॉस होगा, लाइक दैट। वो क्वेश्चन से करके समझेंगे। डिमांड फॉर कैश और ट्रांजैक्शन कॉस्ट, इससे हमें पता चल जाएगा कि कितना कैश हमें अपने करंट अकाउंट से इन्वेस्टमेंट में डिपॉजिट कराना है। ठीक है, इसको पढ़ लेना। यहाँ पे बस क्या लिखा हुआ है, दिस मॉडल सजेस्ट दैट व्हेन इंटरेस्ट रेट्स आर हाई, देखो अगर इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई है, इट मीन्स द कैश बैलेंस हेल्ड इन नॉन इंटरेस्ट बियरिंग करंट अकाउंट, मतलब करंट अकाउंट में जो बैलेंस है वो हमें लो रखना चाहिए। क्यों, अगर इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई है तो इट मीन्स अगर हम पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो हमें ज़्यादा रिटर्न मिलेगा रादर देन अगर हम अपना बैंक बैलेंस में कैश रख देंगे, क्योंकि इस करंट अकाउंट में देयर इज़ नो रिटर्न, यहाँ पे कोई भी इंटरेस्ट रिटर्न नहीं आता। However, its weakness is unrealistic nature of assumption on which it is based, कि हमने अज्यूम कर लिया कि टोटल कैश इतना आएगा, इतना इंटरेस्ट होगा। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमने छोड़ दी कि ऑन दी स्पॉट ज़रूरी नहीं है कि हमें इतना ही कैश हर बार चाहिए होता है, कई बार कैश ज़्यादा भी चाहिए होता है, कोई बड़ा ऑर्डर आ गया तो ज़रूरत पड़ जाएगी। तो ये जो फॉर्मूला है ये बहुत ही अनरियलिस्टिक है, बट अगर फॉर्मूला है तो हमें तो करना ही पड़ेगा। तो लेट्स डू वन थिंग, इसके क्वेश्चंस करते हैं और क्वेश्चन करने से हम समझते हैं। तो टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग नंबर 1, द कंपनी जनरेट्स $10,000 पर मंथ एक्सेस कैश, कि नॉर्मल जितना इसको कैश चाहिए उससे ज़्यादा एक्सेस इतना इनके पास है जो इनके पास बचा हुआ है। दैट मीन्स लेफ्ट मतलब कितना बचा हुआ कैश है जो यूज़ नहीं होना, विच इट इंटेंड टू इन्वेस्ट इन शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़, के शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ में कंपनी चाहती है उसको इन्वेस्ट करे। द इंटरेस्ट रेट इट कैन एक्सपेक्ट टू अर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज 5% पर ईयर, कि अगर वो इन्वेस्ट करती है तो 5% पर ईयर इन्वेस्टमेंट का रिटर्न हमें मिलेगा। द ट्रांजैक्शन कॉस्ट एसोसिएटेड विद ईच सेपरेट इन्वेस्टमेंट फंड इज $50, कि जब भी मैं पैसे इन्वेस्ट करूंगा तो इन्वेस्ट करने के लिए मेरा इतना खर्चा आएगा। ट्रांजैक्शन कॉस्ट मतलब इतना मेरा खर्चा आएगा पैसे इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, क्यों, अगर हम पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो हमारी ब्रोकरेज लगेगी, कमीशन लगेगा। ठीक है, और जब हम फंड में से पैसे विड्रॉ करेंगे तो विड्रॉल कॉस्ट लगेगी, फंड की हेल्ड कॉस्ट, तो बहुत सारी कॉस्ट एसोसिएटेड होती है। सो दीज आर ट्रांजैक्शन कॉस्ट व्हेन वी ट्रांसफर द अमाउंट फ्रॉम करंट अकाउंट टू इन्वेस्टमेंट, तो हमारी बहुत सारी कॉस्ट होती है। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में क्या क्या निकालना है, व्हाट इज द ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ कैश टू इन्वेस्टेड इन ईच ट्रांजैक्शन। तो सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन, तो इसका फॉर्मूला था 2 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट यानी 50 इंटू डिमांड। अब 10,000 पर मंथ है, हमें निकालना है पूरे साल का, क्योंकि यहाँ पे लिखा है इन्वेस्टमेंट पर ईयर, तो 10,000 इंटू 12, मैं सीधा 1,20,000 भी लिख सकता था, बट 10,000 इंटू 12 मतलब पूरे साल की इतना एक्सेस कैश की हमारे पास आएगा। और होल्डिंग कॉस्ट हमारा है, जो हमारा इन्वेस्टमेंट का रेट है, दैट इज 0.5% पर ईयर, दैट मीन्स 0.05। तो दिस इज द होल्डिंग कॉस्ट। तो इज इक्वल टू, जब मैं करूँगा इट इज़ 2 इंटू 50 इंटू 10,000 इंटू 12 डिवाइड बाई 0.05, ये आ रहा है दिस अंडरस्कोर। सो दैट इज 15,491.93 और 15,492, इतना मुझे कैश अपने पास रखना पड़ेगा। याद रखना होल्डिंग कॉस्ट जो आती है, जो परसेंटेज में है, उसको हम 0.05 लिखेंगे। तो इतना कैश जो है मुझे करंट अकाउंट से इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। अब हाउ मेनी ट्रांजैक्शन विल अराइज ईच ईयर, देखते हैं। तो हमारे पास टोटल कैश कितना आएगा, 10,000 इंटू 12, दैट मीन्स 1,20,000 पूरे साल में। और हमारी जो ट्रांजैक्शन होगी, एक ट्रांजैक्शन दैट इज़ 15,492, so 1,20,000 divided by 15,492, it is going to be 7.74 और I can say 7.75। तो इतनी हमारी टोटल ट्रांजैक्शंस होंगी, 7.75 इतनी हमारी ट्रांजैक्शंस होंगी ड्यूरिंग द ईयर, कि हमें इतने टाइम बाद जैसे ही हमारा इतना कैश हो जाएगा डिपॉजिट करा दो, इतना कैश हो जाएगा डिपॉजिट करा दो, एंड देन उसके बाद हमारी टोटल ट्रांजैक्शन वुड बी 7.75। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ मेकिंग दोज ट्रांजैक्शन पर ईयर, टोटल ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितनी आएगी। अब टोटल ट्रांजैक्शन है 7.75,
इनटू पर ट्रांजैक्शन था $50 का खर्चा, तो इनटू 50, सो दैट इज 387.29 या 30, सो 387 वुड बी द ट्रांजैक्शन कॉस्ट. 387 would be the transaction cost per year. So what is the opportunity cost of holding cash per year? कि opportunity cost मेरी क्या होगी जो मैं लूज करूंगा कैश होल्ड करने का. दैट विल भी, इसका फॉर्मूला क्या था हमारा, होल्डिंग कॉस्ट 0.05 इनटू, यहाँ हमेशा हम करते थे इन्वेंट्री के केस में होता था एवरेज इन्वेंट्री, तो यहाँ हो जाएगा एवरेज हमारा ऑप्टिमम अमाउंट, सो दैट इज 15492 डिवाइड बाई 2. तो 15492 डिवाइड बाई 2 इंटू 0.05, दैट मीन्स 387.3. ये हो जाएगा मेरा होल्डिंग कॉस्ट, मतलब इतना मैं इंटरेस्ट लूज करूंगा जो मैं पैसे अपने पास होल्ड करके रखूंगा फॉर दिस मच डेज. ठीक है, सो दिस इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग कैश पर ईयर. सिंपल मैथ्स है, सिंपल जो हमने EOQ वाला फॉर्मूला पढ़ा था वही चीज़ें यूज़ करनी है, कुछ भी अलग कुछ भी डिफरेंट यहाँ पे नहीं करना. नेक्स्ट करते हैं टेस्ट अंडरस्टैंडिंग नंबर 2. ओके, जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन में क्या है. अ कंपनी फेसेस अ कांस्टेंट डिमांड फॉर कैश टोटलिंग ऑफ 2 लाख पर ईयर. इट रिप्लेनिशेस इट्स करंट अकाउंट विच पेज नो इंटरेस्ट by selling the constant amount of treasury bills which are held as an investment earning of 6% per year. The cost of sale of treasury bill is fixed as $15 per sale. What is the optimum amount of treasury bill to be sold each time in an injection of cash is needed in the current account? How many transfer will be needed and what will be the overall transaction cost? अब ये क्वेश्चन हमारा उल्टा है. ये क्या कह रहा है कि हमारे पास कुछ ट्रेजरी बिल्स रखे हैं. ट्रेजरी बिल्स क्या है वो हमने फर्स्ट सेकंड चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ लिया. ट्रेजरी बिल्स आर लाइक कि जब गवर्नमेंट को पैसे चाहिए होते हैं तो हम कुछ ट्रेजरी बिल, दीज आर शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स, जिसमें से हम विद इन मतलब कभी भी इसमें ड्यूरिंग द ईयर पैसे निकाल सकते हैं. तो दोज आर कॉल्ड ट्रेजरी बिल्स. इट्स लाइक इन्वेस्टमेंट ओनली, जहाँ से हमें कुछ रिटर्न मिल जाता है. तो ट्रेजरी बिल्स में मेरे पास क्या, ट्रेजरी बिल्स में मेरे पास पैसे रखे हुए हैं, ठीक है, और मुझे पता चला है कि अगले पूरे साल में मेरे पास 2 लाख की डिमांड आने वाली है. पूरे साल में मेरे पास $2 लाख की डिमांड आने वाली है और ट्रेजरी बिल्स में मेरे पास कुछ पैसे रखे हैं जहां पे मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है 6% पर ईयर. ठीक है, और ट्रेजरी बिल से जब मैं पैसे निकालूंगा तो मेरी ट्रांजैक्शन कॉस्ट होगी 15 पर सेल की. जैसे ट्रेजरी बिल से मैं अपने बिल सेल करके कैश में कन्वर्ट करूंगा तो $15 का मेरा खर्चा है. अब मुझे निकालना है कि कितने ट्रेजरी बिल्स हमें सेल करने हैं ड्यूरिंग द ईयर. तो सेम फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा बिल्कुल, 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट विच इज 15 इंटू एनुअल डिमांड 2 लाख डिवाइड बाय होल्डिंग कॉस्ट जो मेरे को मिलेगी एक तरह से होल्डिंग कॉस्ट, इट विल बी 6% और 0.06. तो दिस विल बी 2 इंटू 15 इंटू 2 लाख डिवाइड बाय 0.06 अंडरस्कोर. सो ये मेरा आता है 10,000 कि मुझे 10,000 जब हो जाएगा मेरे पास, जब रिक्वायरमेंट $10,000 की होगी तब मुझे कैश विड्रॉ करना पड़ेगा. तो व्हाट इज द ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ ट्रेजरी बिल टू बी सोल्ड ईच टाइम इन एन इंजेक्शन ऑफ कैश, कि हमें जब भी कैश चाहिए हो तो हमें 10,000 के ट्रेजरी बिल्स को सेल करना पड़ेगा, वहाँ पे हमारा खर्चा सबसे कम होगा. हाउ मेनी ट्रांसफ़र विल बी नीडेड, कितनी ट्रांसफ़र होंगी, तो टोटल हमें डिमांड है 2 लाख की. हम ये मानते हैं कि 2 लाख ये इवनली स्प्रेड है ड्यूरिंग द ईयर, ऐसा नहीं है कि कभी 15 लाख कभी 1 लाख कभी 50,000. हम मानते हैं कि हर महीने इक्वल डिमांड है. तो 2 लाख डिवाइड बाई 10,000, दैट मीन्स टोटल 20 ट्रांजैक्शंस होंगी, 20 ट्रांसफ़र हमारे होंगे फ्रॉम ट्रेजरी बिल्स टू करंट अकाउंट. एंड व्हाट विल बी दी ओवरऑल ट्रांजैक्शन कॉस्ट, तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट विल बी टोटल 20 ट्रांजैक्शन हुई हैं इंटू ट्रांजैक्शन कॉस्ट इज 15, तो 15 इंटू 20, दैट मीन्स 300 वुड बी दी ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो मेरी पूरे साल में होगी. ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल फॉर्मूला, कुछ भी एक्सेस कुछ भी खास नहीं है, सिंपल फॉर्मूला है हमारा. दैट इज बूमॉल का हमारा कैश मैनेजमेंट मॉडल. अब नेक्स्ट आता है हमारा मिलर और कैश मैनेजमेंट मॉडल. अब मिलर और कैश मैनेजमेंट मॉडल ने क्या बोला, पहले मैं इसकी थ्योरी पढ़ता हूँ फिर मैं तुम्हें ये समझाऊंगा, शायद देख के तुम्हें भी क्लियर ना हो क्या है. सो मिलर और model controls irregular movement of cash by setting of upper and lower control limit of cash balances. तो बेसिकली इसने क्या किया, इसने एक लिमिट बना ली कि हमारे पास एक, लेट्स से, चलो मैं एग्जांपल देके बताता हूँ.
लेट्स से मेरा पेटीएम बैलेंस है, इंडिया में बच्चे जैसे पेटीएम होता है या गूगल पे या कुछ भी, गूगल पे इज़ नॉट अ बैंक, चलो मैं बैंक बना लेता हूँ कि मेरा जो करंट अकाउंट है उसमें मेरे पास जो बैलेंस होना चाहिए दैट इज़ लेट्स से $1000, मेरे पास $1000 का बैलेंस होना चाहिए। अब कई बार पैसे आएंगे, कई बार पैसे जाएंगे, मूवमेंट तो हर रोज़ होती रहेगी, हर ट्रांजेक्शन के बाद होगी। तो मैंने 2 बैंड्स बना लिए, एक बना लिया 1500, एक बना लिया 750। मैंने क्या बैंड बनाया, जस्ट अ रफ फिगर मैंने बनाया कि अगर मेरे पास करंट अकाउंट में 1500 पहुंच गए, अगर मेरे पास करंट अकाउंट में 1500 पहुंच गए, तो जो ये एक्सेस 500 है मैं साथ ही इसको इन्वेस्ट कर दूंगा। तो साथ के साथ इन्वेस्ट कर दूंगा और दोबारा से मेरा बैलेंस कितना पहुंच जाएगा, उसी डेट जब मैं इन्वेस्ट कर दूंगा दोबारा से मेरा बैलेंस पहुंच गया 1000। ठीक है, तो ये मैंने एक अपना नॉर्मल अमाउंट बनाया हुआ है कि इतना अमाउंट मुझे चाहिए। जैसे ही मेरा करंट अकाउंट बैलेंस 15,000 पहुंचा, क्योंकि करंट अकाउंट से रिटर्न तो आता नहीं है, तो 1500 या उससे ऊपर जितना भी अमाउंट पहुंचा मैंने साथ ही 1000 से एक्सेस जितना भी अमाउंट था वो बैंक में जमा करा दिया। एक बफर में लेके चल रहा हूँ 500 का, कि जब मेरा यहाँ पे 1300 था, 1200 था, 1100 था, तब कुछ नहीं कराया, कोई बात नहीं। अब उसके बाद मान लो मेरा कैश कम होता चला गया। अब कम होते होते जैसे ही 750 के पास आया, मैंने इसके अंदर इंजेक्ट कर दिए $250, कि जैसे ही मेरा जो कैश बैलेंस है वो 750 से नीचे आ गया, तो मैंने $250 इंजेक्ट करके अपना बैलेंस कितना मेंटेन रखा, 100। तो मेरे को अपना बैलेंस जो मेंटेन रखना है वो रखना है 1000, 100 बोल दिया गलती से, सॉरी, 1000 मुझे अपना बैलेंस मेंटेन रखना है। लेकिन 1000 ये नहीं है कि हर बार, कोई बात नहीं, एक बफर अमाउंट है, लोअर लिमिट है 750, अपर लिमिट है 1500, कि इसके बीच में मेरा बैलेंस होना चाहिए। जैसे ही इससे ऊपर पहुंचा मैंने 500 डिपॉजिट करा दिए, या अगर मान लो 1800 हो गया तो 800 डिपॉजिट करा दिए। इतना अमाउंट मुझे एवरेज मेंटेन रखना है, और अगर नीचे आ गया तो करंट अकाउंट में इंजेक्ट कर दिए। सो यही यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बताया हुआ, देखो पहले पढ़ते हैं एक बार। इट हैज़ एन एडवांटेज ओवर बोमॉल मॉडल ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग अनसर्टिनिटी। कि अब अनसर्टिनिटी हमें नहीं पता ना, कितना कैश रिक्वायर्ड है, कितना कैश चाहिए, कितना कैश है, हमें नहीं पता। तो अनसर्टिनिटी, कई बार कम कैश आया, कई बार ज़्यादा कैश आया, तो वो इसमें इनकॉर्पोरेट हो जाता है। द कैश इन्फ्लुएंस कैश आउटफ्लो एंड सो मैनी मोर अप्रोप्रिएट देन बोमैन मॉडल व्हेन कैश फ्लोज आर इराटिक। मतलब बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कितना कैश आएगा कितना नहीं आएगा। सो दिस मॉडल सेट्स अ हायर एंड लोअर कंट्रोल लिमिट विच इज कॉल्ड H and L रिस्पेक्टिवली अ टारगेट कैश बैलेंस ऑफ Z, कि इतना हमने कैश बैलेंस रखा हुआ है मिनिमम रिटर्न पॉइंट के, जब भी कम ज़्यादा हो हमें यहाँ पहुँचना है। इतना कैश बैलेंस था, कोई बात नहीं, ज़्यादा है कम है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसी हायर बैंड में, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था 1000, 1500, 750, जैसे ही मेरा कैश बैलेंस 1500 पहुंचा, मैंने उसी दिन यहाँ पे 500 इन्वेस्ट कर दिए और अपना करंट अकाउंट का बैलेंस दोबारा से 1000 छोड़ दिया। अब कैश आया कैश गया, चलता जा रहा है, मूवमेंट होती जा रही है। जैसे ही मैंने देखा कि मेरे कैश में 750 बैलेंस पहुंच गया है, अच्छा मुझे तो 1000 चाहिए, यहाँ मैंने विड्रॉ कर लिए $250 मैंने विड्रॉ कर लिए, और मेरे पास दोबारा से क्या पहुंच गया, 1000। अब दोबारा से कैश आ रहा है जा रहा है, मेरी मूवमेंट ऐसे चलती जा रही है। तो मुझे इस मूवमेंट पे ध्यान नहीं देना, जैसे ही मेरा बैंड कोई भी टच करेगा वहाँ से मुझे इस पॉइंट पे रिटर्न करना है, या तो करंट अकाउंट में पैसे डालने हैं। विड्रॉ मतलब करंट अकाउंट विड्रॉ करके, या इसमें मैं लिख देता हूँ डिपॉजिट इन इन्वेस्टमेंट, यहाँ से विड्रॉ 250 फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एंड डिपॉजिट इन करंट अकाउंट के 250 मैंने इन्वेस्टमेंट से विड्रॉ कर लिए और करंट अकाउंट में डिपॉजिट करा दिए। मतलब मैंने अपना मिनिमम बैलेंस इतना मेंटेन कर लिया। तो व्हेन द कैश बैलेंस रीचेज H, देन जितने डॉलर है वो हमने मार्केटेबल सिक्योरिटीज यानी इन्वेस्टमेंट में जमा करा दिए। जब कैश बैलेंस लोअर गया तो इतने डॉलर्स हमने मार्केटेबल सिक्योरिटीज से करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। सिंपल मिलर और मॉडल, कुछ भी इसमें खास नहीं है। अब आते हैं इसके फॉर्मूलेस। सो दी फॉर्मूला फॉर मिलर और मॉडल, अब हमें कितनी लोअर लिमिट अपर लिमिट क्या क्या रखना है, स्प्रेड कितना रखना है, कि मतलब इनके बीच में कितना स्प्रेड होना चाहिए। तो दैट इज रिटर्न पॉइंट जो हमारा है दैट इज मिडल पॉइंट। रिटर्न पॉइंट मतलब कि कितना कैश हमें मेंटेन रखना है, दैट इज लोअर लिमिट
प्लस 1/3 ऑफ स्प्रेड। लोअर लिमिट जितनी भी हमारी है हमें जो बताई गई है प्लस 1/3 ऑफ स्प्रेड। अब लोअर लिमिट और स्प्रेड क्या होगा, व्हाट इज स्प्रेड? ये क्या ब्रेड के ऊपर जो हमें चीज स्प्रेड करना है वो है? नहीं, स्प्रेड इज कि इनके बीच में एक स्प्रेड कितना होना चाहिए, बैलेंस कितना होना चाहिए। तो स्प्रेड इज 3 इंटू ब्रैकेट स्टार्ट 3/4 ट्रांजैक्शन कॉस्ट इंटू वेरियंस ऑफ कैश फ्लोज ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट और देन इंटू 1/3 रेज टू पावर 1/3। तो ये हमारा होता है स्प्रेड। तो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को तुम्हें एज इट इज लर्न करना है। ये आई थिंक तुम्हें फॉर्मूला क्वेश्चन में नहीं दिया होगा, यू हैव टू लर्न दिस फॉर्मूला। तो वेरियंस and interest rate should be expressed in daily terms. If the question provide you with standard deviation of daily cash flow, you will need to square this number to obtain variance. हमें variance निकालना होता है और अगर हमें standard deviation दिया हुआ है तो हमें उसका square करना पड़ेगा to find out variance. सिंपल मैथ्स है और हमेशा जैसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं कब अच्छे समझ आते हैं, जब हम इसको प्रैक्टिकली सॉल्व करते हैं। तो मिलर और मॉडल कंट्रोल्स इररेगुलर मूवमेंट ऑफ कैश बाय यूज ऑफ अपर एंड लोअर लिमिट ऑफ कैश बैलेंस। द लोअर लिमिट, अब देखो, द लोअर लिमिट हैज टू बी स्पेसिफाइड बाय द फर्म एंड अपर लिमिट इज कैलकुलेटेड बाय द मॉडल। लोअर लिमिट जो है वो हमेशा फर्म हमें स्पेसिफाई करेगा कि मिनिमम कैश बैलेंस इतना तो होना चाहिए, मतलब मिनिमम नहीं कि इस लिमिट से नीचे हमारा कैश नहीं होना चाहिए। एक लिमिट सेट कर देंगे, यहां तक पहुंचा तो हमें कुछ कैश जमा कराना पड़ेगा, दैट इज द लोअर लिमिट। एंड दी अपर लिमिट जो है वो हमारी स्प्रेड से निकलेगी। द कैश बैलेंस ऑफ फर्म इज अलाउड टू वेरी फ्रीली बिटवीन द टू लिमिट्स, बट इफ कैश बैलेंस ऑन एनी डे गोज आउटसाइड द लिमिट एक्शन मस्ट बी टेकन। कि हमारी एक लिमिट सेट है, ये हमारी रेंज है, रेंज के बीच में कैश चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहां चलता रहे यहां चलता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर रेंज से ऊपर पहुंचा तो या तो डिपॉजिट करा दो, और अगर मान लो रेंज से नीचे आ गया तो फर्म में इन्वेस्ट कर दो, इन्वेस्टमेंट निकाल के कैश में जमा करा लो। ये सेम वही चीज़ एक्सप्लेन की हुई है, तो ये हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स डू दी क्वेश्चन, और क्वेश्चन से अपने सारे कॉन्सेप्ट जितने भी हमें यहाँ से समझने हैं वो हम करते हैं क्लियर। सो द मिनिमम कैश बैलेंस ऑफ $20,000 इज रिक्वायर्ड एट मिलर OR, दैट मीन्स दिस इज द लोअर लिमिट, और इन शॉर्ट आई कैन कॉल इट L, and transferring money to or from bank cost is 50 per transaction. This is the transaction cost. Inspection of daily cash flow over the past year suggests that standard deviation is 3,000 per day and hence the variance is 9 million. इन्होंने हमें 9 million सीधा सीधा वेरियंस ही दे दिया है, ठीक है। अगर वेरियंस नहीं दिया होता हम क्या करते, 3,000 इंटू या 3,000 इंटू 3,000 स्क्वायर, तो 3,000 इंटू 3,000 इट इज़ 9 मिलियन। यहाँ पे इन्होंने हमें डेज में बता दिया और साथ ही स्टैंडर्ड डेविएशन भी दे दिया। ये ना स्टैंडर्ड डेविएशन दिया होता, वेरियंस नहीं दिया होता, तो हम इंटू 3,000 कर लेते, वी विल कम टू नो व्हाट इज द वेरियंस, ठीक है। द इंटरेस्ट रेट इज 0.03 पर डे, दिस इज द इंटरेस्ट रेट पर डे। हम डेली के अकॉर्डिंग कर दें तो स्प्रेड हमारा कितना होगा, क्योंकि ये जो फॉर्मूला निकलता है डेली के अकॉर्डिंग निकलता है कि डेली कितना कैश चाह रहा है। एनुअली नहीं हम देखेंगे एनुअली कितना कैश, क्या दिस फॉर्मूला इज फॉर डेली बेसिस कि आज कितना कैश है, कम कितना कैश है, उसके अकॉर्डिंग हमें लिमिट सेट करनी है। तो स्प्रेड का फॉर्मूला क्या होता है, स्प्रेड इज 3 इंटू, मैंने बताया था ब्रैकेट स्टार्ट, फर्स्ट इज 3/4, आई थिंक 3/4 ही था, लेट मी चेक, मैं खुद भूल गया हूँ फॉर्मूला, हाँ 3/4 ट्रांजेक्शन वेरियंस। गाइस मैं भी इंसान हूँ, मैं भी भूल सकता हूँ। सो दिस इज 3 इंटू 3/4 इंटू ट्रांजैक्शन कॉस्ट इंटू वेरियंस, नाइन मिलियन। एक सेकेंड गाइस, एक सेकेंड, सीरियसली मुझे लग रहा है फॉर्मूले में यहाँ पे गड़बड़ है गाइस। इसमें ना फॉर्मूले में तुम इसको हटा भी दो तब भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, बात तो वही है ना, बात वही है, कोई फ़र्क नहीं है। देखो 2 इंटू 3 इंटू 4 ऐसे भी कर सकता हूँ, या डिवाइड बाय 4 ये भी बोल सकता हूँ, या 2 इंटू 3 डिवाइड बाय 4 मैं ये भी कर सकता हूँ, है ना। यहाँ पे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला, प्लस माइनस के केस में ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। जैसे 2 इंटू 3 वही बात पढ़ने वाली है,
ठीक है, चलो तो इस ब्रैकेट को हटा देते हैं, जस्ट रिमूव दीज ब्रैकेट्स, वो हमारा फॉर्मूला होगा। सो अब यहाँ पे वो फॉर्मूला लगाते हैं हम। दोबारा से सॉरी गाइस, 3 देखो चीज़ें हमें करके ही पता चलती है, मैं कर रहा हूँ तो पता चल रहा है। 3/4 इंटू 50 इंटू 9 मिलियन डिवाइड बाय, अब हमारा इंटरेस्ट रेट है 0.03%। अगर हमारा 3% होता तो इसको हम कैसे लिखते हैं, 0.03। अब अगर 0.03% है तो 0.00003 आएगा। कैसे, हम अगर 3% होता है तो 0.03 लिखते हैं, तो अगर 0.03% है तो 2 0 हमें यहाँ पे लगानी पड़ेगी, तो 0.00003। और जो भी हमारा आंसर आएगा 2/1/3। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसका कैलकुलेशन करते हैं। सो 3/4। अच्छा गाइस, दो चीज़ें यहाँ मैंने एक 0 एक्स्ट्रा लगा दिया, 0.03 है तो 2 0 लगेंगे, तो इट्स 0.0003। ये मेरी मिस्टेक थी, बहुत सारे बच्चों ने शायद देख लिया होगा कि सर आप गलत हो। कोई बात नहीं, जैसे मैंने बताया गलतियाँ इंसानों से ही होती है। ठीक है, अब गाइस ये जो फॉर्मूला है, अगर तुम इस फॉर्मूले को कैलकुलेटर पे यूज़ करोगे ना तो शायद तुम्हारा आंसर प्रॉपरली ना आए। मतलब जिनके साइंटिफिक कैलकुलेटर है वो तो कर पाएंगे, लेकिन जिनका सिंपल कैलकुलेटर है वो शायद इसको अच्छे से सॉल्व ना कर पाए, दे माइट हैव अ डाउट। तो मैं इसको बताता हूँ कि तुम स्प्रेडशीट से इसका आंसर कैसे निकाल सकते हो। बहुत ध्यान से देखना, जैसा कि मैंने बताया कोई भी दिक्कत हो कैलकुलेटर में इशू होता है, कैलकुलेटर में देयर इज रिस्ट्रिक्शन इन नंबर, स्प्रेडशीट में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है ना। तो हम स्प्रेडशीट के थ्रू इसका आंसर निकाल के देखते हैं, लेट्स सी के आंसर आते कि नहीं आता। तो चलो मैं स्प्रेडशीट ओपन करता हूँ। तो गाइज ये हमारा फॉर्मूला था। ठीक है, अब स्प्रेडशीट में इसका आंसर कैसे निकालेंगे गाइज, देखो सबसे पहले मैं ये जो फॉर्मूला है ध्यान से देखना, अभी मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ पावर की, अभी मैं इस पूरे फॉर्मूले को स्प्रेडशीट में लिखता हूँ। कैसे, मैंने स्प्रेडशीट में क्या बताया था तरीका, इज इक्वल टू 3, ध्यान से देखना, 3 इंटू ब्रैकेट स्टार्ट, या अच्छा हमें जो 1/3 करना है वो इसका करना है, तो मैं 3 इंटू नहीं करता, चलो अभी मैं ब्रैकेट वाला काम करता हूँ। इज इक्वल टू 3/4 इंटू 50 इंटू 9 मिलियन डिवाइडेड बाय 0.0003 ब्रैकेट क्लोज। ओ सॉरी, ब्रैकेट तो है ही नहीं, तो मैंने अभी सिर्फ अंदर वाला फॉर्मूला लिखा, अभी 3 को नहीं लिखा, 3 से मल्टीप्लाई बाद में कर लूँगा। ये मैंने अपना फॉर्मूला लिख दिया पूरा इज इक्वल टू के साथ, तो ये मेरा फॉर्मूला बन गया। अब जब मैंने एंटर दबाया ना गाइस, देखो ऐसा कुछ दिखे, दिस इज़ नॉट अ नंबर। तुम ढूंढोगे भी तो तुम्हें नंबर नहीं मिलेगा, बिकॉज ये बहुत बड़ा नंबर आएगा, ये इतना बड़ा नंबर, इससे भी बड़ा नंबर आ सकता है। तो इसको नंबर को ध्यान मत दो क्या है। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, रेज टू द पावर, या एक काम करते हैं, देखो यहाँ तुम फॉर्मूला क्या लिखना, इज इक्वल टू यू विल राइट पावर ब्रैकेट स्टार्ट, क्या लिखा मैंने, पावर ब्रैकेट स्टार्ट, इसको सिलेक्ट किया, कॉमा, पावर है मेरी 1/3 ब्रैकेट क्लोज। दोबारा से मैंने लिखा पावर के साथ मैंने इसको सिलेक्ट किया, जो भी मेरा नंबर आया रेज टू द पावर 1/3, तो पावर ब्रैकेट स्टार्ट दिस रेज टू द पावर 1/3, तो ये मेरी इसकी पावर बता देगा। जैसे ही मैंने एंटर दबाया, देखो मेरा आंसर आ गया 10,400.419। अब इंटू 3 भी करना है, मैंने इंटू 3 नहीं करा था, तो इज इक्वल टू दिस, जो भी नंबर आया है इंटू 3, तो ये मेरा आ गया 31201.2537, और आई कैन राइट 30201, सिंपल आई कैन राइट 30201। तो मेरा जो स्प्रेड आया है दैट इज 30201 फ्रॉम दिस फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला कैलकुलेटर पे नहीं निकलने बहुत बच्चों का, उनको कंफ्यूजन आ सकती है, दैट्स वाई मैंने तुम्हें स्प्रेडशीट से बता दिया ये आंसर कैसे निकालने। तो पहले मैंने ऊपर ब्रैकेट वाला फॉर्मूला सॉल्व किया, इंटू 3 क्यों नहीं करा, क्योंकि इंटू 3 होगा बाद में, पहले इसका ये स्क्वायर करेंगे, इसका ये रेज टू द पावर से करेंगे, तो रेज टू द पावर है 1/3, तो ये कैलकुलेशन में बहुत प्रॉब्लम आएगी। ऑफकोर्स जिनके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है वो इजीली निकाल सकते हैं, लेकिन नॉर्मल कैलकुलेटर वाले नहीं कर पाएंगे। आई एम हियर फॉर यू। तो सिंपल अपना ये फॉर्मूला लिख के, ये तुम्हारा आंसर, ये तुमने फॉर्मूला लिख दिया, फॉर्मूला लिखने के बाद तुम्हारा ये फॉर्मूला आ गया, ये आंसर आ गया, नहीं दिखेगा क्या है, डजेंट मैटर। यहाँ तुमने फॉर्मूला क्या लिखा, पावर मतलब रेज टू द पावर, तो इस वैल्यू को जो भी वैल्यू आएगी, मतलब ये पूरी जो वैल्यू है उसका रेज टू द पावर 1/3, तो पूरी जो वैल्यू है दैट इज C2, इस पूरी वैल्यू रेज टू द कॉमा रेज टू द पावर 1/3,
ये मेरा आंसर आ गया। इस फॉर्मूले को 2 से 3 बार खुद ट्राई करना स्प्रेडशीट में, ताकि अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो तुम एग्जाम में स्प्रेडशीट खोल के अपना आंसर निकाल सको। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर तुम कैलकुलेटर पे करने बैठोगे तो शायद इसका आंसर ना आए, प्रॉब्लम हो सकती है। तो बेटर है स्प्रेडशीट के इस आंसर निकाल लो। ये हो गया, एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 3, तो मैं नीचे का फॉर्मूला लगाया दिस इंटू 3, ये मेरा आ गया स्प्रेड 30201। ठीक है, तो 30201 मेरा आ गया स्प्रेड। अब अपर लिमिट क्या होगी? मैंने बताया था कि मेरी मिनिमम कैश बैलेंस मुझे 20,000 चाहिए। मिनिमम कैश बैलेंस जो है दैट इज रिक्वायर्ड इज 20,000। तो अपर लिमिट इज 20,000 प्लस स्प्रेड 30201, सो इट इज 51201। ये मेरा आ गया अपर लिमिट। तो मिनिमम कैश बैलेंस मतलब लोअर लिमिट। ठीक है, तो अपर लिमिट मेरी क्या होगी? अपर लिमिट इज 50201। अब रिटर्न पॉइंट क्या होगा? अब जैसे मेरा ये चार्ट था तो मुझे पता लग गया अपना लोअर पॉइंट इट इज़ 30201, और पूरा जो मेरा स्प्रेड है अपर लिमिट का, दिस इज़ अपर लिमिट, दिस इज़ लोअर लिमिट। अपर लिमिट मेरी आ गई 51201, ये मेरी आ गई अपर लिमिट। सॉरी, लोअर लिमिट तो 20,000 गिवन थी, मैंने गलत लिख दिया। 20,000 लोअर लिमिट, अपर लिमिट इतनी आ गई, ये आ गया मेरा स्प्रेड। अब रिटर्न पॉइंट का फॉर्मूला क्या था? रिटर्न पॉइंट इज लोअर लिमिट प्लस स्प्रेड डिवाइड बाय 2, सो 31201 है गाइस, 51201। अच्छा, मैंने यहाँ सही लिखा है। तो 31201 डिवाइड बाय 2, तो पहले मैं करूँगा 31201 डिवाइड बाय 2 प्लस 20,000, दैट मीन्स 35600। तो मेरा जो स्प्रेड आया, जो मेरी रिटर्न पॉइंट आया है, दैट इज मेन पॉइंट मेरा आया, दैट इज 35600। अच्छा, इंटू डिवाइड बाय 3 करते हैं गाइस, मैंने 2 कर दिया, सॉरी, डिवाइड बाय 3। सो 31201 डिवाइड बाय 3 प्लस 20,000, इट इज 30400। सॉरी, माई मिस्टेक, 30400.3 आ रहा है, तो 30400। मतलब इतना मुझे अपना कैश रखना है। अगर कैश यहाँ तक पहुँच गया तो मैं एक्सेस बैंक में डिपॉजिट कर दूंगा, इन्वेस्टमेंट कर दूंगा। और अगर मेरा कैश यहाँ से लोअर लिमिट को टच कर गया 20,000 पे, तो ये जो रिटर्न पॉइंट है, इतना मुझे कैश विड्रॉ करके, मतलब इतने रिटर्न पॉइंट जब भी मेरा स्प्रेड जो है उससे बाहर जाएगा, अगर मेरी वैल्यू ज़रा सी भी यहाँ पे टच होगी, यहाँ पे टच होगी, तो मुझे इस पे रिटर्न पॉइंट पे पहुँचना पड़ेगा। तो दिस इज़ रिटर्न पॉइंट। ठीक है, मुश्किल नहीं था फॉर्मूला, बस थोड़ा सा लंबा फॉर्मूला था। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे यही कंफ्यूज होते हैं कि ये फॉर्मूला सॉल्व कैसे करें, कैलकुलेटर पे तो आता ही नहीं है। तो इसीलिए मैंने तुम्हारे को स्प्रेडशीट में बता दिया, विच डेफिनेटली वुड हैव हेल्प्ड यू। अब आते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला, क्वेश्चन नंबर टेस्ट अंडरस्टैंडिंग नंबर 4। एक बार ये भी करते हैं, ये भी देखते हैं, और देखते हैं हमारा आंसर स्प्रेडशीट से दोबारा से आता है कि नहीं आता। चलो, मैं एक बार पहले इसको फिगर्स को हटा दूँ, डिलीट। वैसे तो देखो कॉपी पेस्ट कर सकते थे हम, सारा फॉर्मूला लिखा हुआ, बट कोई बात नहीं, मैं दोबारा से लिखूंगा। A company sets its minimum cash balance of 5,000 and has estimated the following: transaction cost is 15 per sale, standard deviation is 1200 per day, variance हमें दिया हुआ है 1.14 million per day, और interest rate is 7.3% per year, लेकिन हमें देखना होता है पर डे का, तो विच इज़ 0.02। अगर पर ईयर दिया हुआ है तो हमें डे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और ये भी हमें, अगर मान लो स्टैंडर्ड डेविएशन हमें ईयर की दी हुई है, तो हम इनटू करके हम अपना पर डे अपना वेरिएंस निकालेंगे। हमें बेसिकली यहाँ पे जो भी चीज़ चाहिए वो चाहिए पर डे। इंटरेस्ट रेट पर डे कैसे आया है? 7.3 डिवाइड बाय, ये पर ईयर है तो डिवाइड बाय 365, इट इज़ 0.02 पर डे। हमें पर डे का इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, अब सबसे पहला व्हाट इज़ द स्प्रेड? तो स्प्रेड का फॉर्मूला मैं सीधा स्प्रेडशीट में ही करता हूँ, स्प्रेड इज इक्वल टू, सबसे पहले मेरा फॉर्मूला लगेगा 3 डिवाइड बाय 4 इनटू ट्रांजैक्शन कॉस्ट 15 इनटू मेरा जो टोटल वेरिएंस था, इट वाज 1.44 मिलियन, 1440000 डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट 0.02 है, तो 2 जीरो और आ जाएंगे, 0.0002। ठीक है, ये मेरा फॉर्मूला हो गया। अच्छा, यहाँ पे वैल्यू भी आ गई, गुड। अब रेज टू द पावर इज इक्वल टू पावर, ब्रैकेट स्टार्ट, इस फिगर का कॉमा पावर इज 1 डिवाइड बाय 3। ये आ गया हमारा आंसर।
अभी आंसर नहीं आया, हमें इंटू 3 भी करना है, सो दिस इज इक्वल टू दिस इंटू 3, तो 12980.24 दैट मीन्स 12980 मेरा आ गया स्प्रेड, 12980 दिस इज माई स्प्रेड। अपर लिमिट क्या होती है, लोअर लिमिट 5000 प्लस स्प्रेड 12980, तो दिस इज 17980, ये आ गया मेरा अपर लिमिट। रिटर्न पॉइंट अभी चार्ट के थ्रू दोबारा से, ये जो लोअर लिमिट है दैट इज मुझे बताया हुआ है 5000, ये जो हाईएस्ट पॉइंट अपर लिमिट मेरा आया है 17980। अब जो मेरे को रिटर्न पॉइंट निकालना है, रिटर्न पॉइंट विल बी लोअर लिमिट प्लस स्प्रेड डिवाइड बाय 3, लोअर लिमिट प्लस स्प्रेड डिवाइड बाय 3, सो 12980 डिवाइड बाय 3 प्लस 5000 इट इज़ 9326.6 यानी 9327, तो 9327, सो ये मेरा आ गया रिटर्न पॉइंट 9327। सो दिस इज़ हाउ आई हैव टू कैलकुलेट द आंसर। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा फॉर्मूले का लर्न करना, फॉर्मूला ध्यान रखना है, ठीक है। अब गाइस जो नेक्स्ट के दो टॉपिक्स है हमारे, दैट इज़ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एंड एक आता है शॉर्ट टर्म बोरिंग। उसके बारे में मैंने तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा, एंड वो बहुत मतलब ये थ्योरी है, इसमें प्रैक्टिकल कुछ भी खास नहीं है, बहुत थोड़ा सा प्रैक्टिकल है, वो मैं तुम्हें करा दूंगा। तो बेटर है तुम इस टॉपिक को एक बार खुद भी पढ़ो, बिकॉज ये कंप्लीट थ्योरी है कि मैं वीडियो कल मोस्ट लाइकली कल तक मैं वीडियो बना दूंगा। तो तुम्हारा एक होमवर्क टाइप क्या है कि ये जो थ्योरी है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की, ये एक बार थ्योरी पहले खुद पढ़ लेना। मैं तुम्हें जो सारी थ्योरी है तुम खुद पढ़ लेना, मैं सारी थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। मैं तुम्हें दोनों का मतलब बता दूंगा, इसके कॉन्सेप्ट बता दूंगा, सो दैट जब तुमने थ्योरी पढ़ी होगी और कॉन्सेप्ट में तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगा, तो आगे के जो टॉपिक्स हैं वो तुम्हें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। तो तुमने एक बार सिर्फ पढ़ना है, पढ़ोगे 80% 90% चीज़ें तो तुम्हें वैसे ही समझ आ जाएंगी। रीज़न बीइंग क्योंकि ये सारी चीज़ें तुमने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं और ये बहुत ही लॉजिकल बातें हैं। अब तुम फाइनेंस के बंदे हो, यू आर अबाउट टू बिकम अ फाइनेंस मैनेजर वंस यू कंप्लीट योर ACCA, और तुमने इतने सारे चैप्टर्स पढ़ लिए, इतनी सारी चीज़ें पढ़ ली, मैंने तुम्हें इतने कॉन्सेप्ट्स बता दिए। तो अब अगर तुम इस चैप्टर को आगे करोगे, यू विल कम टू नो कि हाँ फाइनेंस कैसे मैनेज करना है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बताई हुई हैं, मैं तुम्हें क्रक्स बताता हूँ। क्रक्स क्या है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करने का मतलब क्या है कि जो भी पैसे हमारे पास सरप्लस पड़े हैं, जो भी पैसे हमारे पास सरप्लस पड़े हैं, उस सरप्लस अमाउंट को, कि हमें पता है कि आगे कैश यूज़ अभी के लिए नहीं होने वाला, जैसे हमने बताया था मिलर रोड वाले से कि जब एक लिमिट हमारी अपर लिमिट पहुंच जाए तो वहाँ पे पैसे जमा करा दो, कि हमें पता है अभी इतना यूज़ नहीं होने वाला, तो वो कैश को हम इन्वेस्टमेंट में जमा कर देते हैं किसी भी शॉर्ट टर्म में। अब उसके रिलेटेड क्या क्या रिस्क हैं, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड क्या क्या रिस्क हैं, तो वो ये रिस्क इसमें बताया हुआ है, एक्सप्लेन किए हुए हैं, पढ़ोगे तो सारे रिस्क समझ आ जाएंगे। और दूसरा है हमारा शॉर्ट टर्म बोरिंग। अब शॉर्ट टर्म बोरिंग क्या है, लेट्स से तुम्हारे को लेट्स से फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास 1000 कैश है करंट अकाउंट में, CA मीन्स करंट अकाउंट में, एंड तुमने 8000 की क्या करी हुई है इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब ये जो इन्वेस्टमेंट है ये मैच्योर होगी लेट्स से 1 मंथ बाद, कि अगर तुम 1 मंथ पहले मैच्योर करोगे इसको, अब तुम्हें लेट्स से $6000 की रिक्वायरमेंट है। कितनी? $6000 की तुम्हें रिक्वायरमेंट है आज की डेट में। तो 1000 ऑलरेडी है, दैट मीन्स तुम्हें 5000 एडिशनल रिक्वायरमेंट है। अब 5000 की रिक्वायरमेंट है तो या तो तुम अपनी इन्वेस्टमेंट ब्रेक कर सकते हो, या फिर तुम क्या कर सकते हो, तुम 1 महीने के लिए बैंक से लोन ले लो, शॉर्ट टर्म लोन ले लो 1 महीने के लिए, और जैसे ही तुम्हारी इन्वेस्टमेंट मैच्योर हो बैंक को रीपे कर दो। अब यहाँ पे काफ़ी सारी प्रॉब्लम अराइज हो सकती है। कैसे? कि अगर मान लो तुम बैंक से, अगर तुम देखोगे कि जो मैं बैंक से रीपे कर रहा हूँ, बैंक से लोन ले रहा हूँ, तो लोन पे जो इंटरेस्ट लग रहा है मुझे, क्या वो इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है? ठीक है ना। अगर तुम ये इन्वेस्टमेंट को पहले मैच्योर करते हो तो यहाँ पे बहुत सारे खर्चे करने पड़ेंगे जल्दी मैच्योर करने के, और बहुत सारी ट्रांजैक्शन कॉस्ट है कि अर्ली अगर आप मैच्योर करो 1 मंथ पहले तो आपको इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा। तो क्या वो जो लॉस हमारा है वो इस इंटरेस्ट से कम है या ज़्यादा? तो ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी पड़ेगी। अब अगर हमें शॉर्ट टर्म बोरोइंग करनी है तो इस पीरियड के लिए, इस 1 मंथ के लिए, जब तक मैं इन्वेस्टमेंट से पैसे नहीं निकाल सकता, मैं क्या करूँगा, बैंक से पैसे ले लूँगा लोन 5000, और उसके बाद जैसे ही पैसे आ जाएंगे यहाँ से मैं बैंक को रीपे कर दूंगा। तो उसके बारे में बताया हुआ है कि क्या वो चीज़ सही है और इसमें बैंक लोन में क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व हैं, वही चीज़ें यहाँ पे सारी एक्सप्लेन की हुई है। तो तुम्हारा जो होमवर्क है दैट इज़ रीडिंग टिल हेयर, ये कैलकुलेशन ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन ये सारा मैं बता दूंगा। रीडिंग टिल हेयर एक बार बस सारा पढ़ लेना,
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो को थोड़ा जल्दी कवर करके मैं चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा। लेकिन जो बच्चे ये वीडियो बिना पढ़ के देखेंगे तो उनको बाद में पढ़ना पड़ेगा एंड वो थोड़ा सा उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। क्यों? जब मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा तो तुम्हें पढ़ने का मन ही नहीं करेगा। ओ यार ये तो पता ही है सब कुछ, यू विल से लाइक दैट। बट वंस यू रीड, अभी तुमने ये टॉपिक पढ़ा नहीं है तो वंस यू रीड तुम इंटरेस्ट से पढ़ोगे एंड तुम्हारे खुद के कॉन्सेप्ट बनेंगे। लेकिन अगर मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा पूरा डिटेल में तो तुम क्या करोगे, तुम फिर पढ़ोगे नहीं इसको ढंग से। एंड मैं चाहता हूँ ये टॉपिक तुम ढंग से पढ़ो, थ्योरी के लिए इट इज़ इंपॉर्टेंट। तो एक बार ये पढ़ लो, कहाँ तक? शॉर्ट टर्म बोरिंग में जो तुम्हारे 2 ग्राफ्स हैं उसके नीचे तक। नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम्हारे को ये चैप्टर पूरा कंप्लीट करा दूंगा, कुछ चैप्टर में ज़्यादा बचानी है। ठीक है, चलो बाय गाइस, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट टाइम।